सीनियर साफ़ी और तजिया कार जावेद चौधरी के मुताबिक बुशरा बीबी की पूरी डायरी देखने के लिए 2 घंटे चाहिए और ये डायरी मुंह से बहुत कुछ बोलती है। ये डायरी मेरे दोस्त और डीआईजी इमरान किश्वर ने बरामद की। ये अब सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैंने डायरी की खबर 11 अगस्त को ब्रेक की तो मेरे चंद दोस्तों ने सवाल उठाए। पहला सवाल था, क्या गारंटी है ये डायरी वाकई बुशरा बीबी की है? इसका जवाब है, डायरी की हैंड राइटिंग बुशरा बीबी की हैंड राइटिंग से मैच करती है। दूसरा सवाल था, किसी की पर्सनल डायरी पढ़ना गैर इखलाकी फेल नहीं? इसका जवाब है, डायरी जब तक पर्सनल है ये इस वक्त तक पर्सनल होती है, लेकिन जब ये सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए तो इसकी नोयत बदल जाती है। इस वक्त भी हज़ारों डायरियाँ लाइब्रेरियों अजायब घरों में पड़ी हैं। इन्हें रोज़ाना हज़ारों लोग पढ़ते हैं। हत्ता कि अल्लामा इकबाल, कायद आज़म और फातिमा जिन्ना की डायरियाँ भी पढ़ी जाती हैं। अयूब खान की डायरियों पर किताबें लिखी जा चुकी हैं। आइंस्टाइन, मार्को पोलो और डॉयची की डायरियां भी पब्लिक हैं। बुशरा बीबी की ये डायरी भी अब सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी है और इसे अब तक दर्जनों सरकारी और गैर सरकारी लोग पढ़ चुके हैं। लिहाजा मैंने कोई गैर इखलाकी हरकत नहीं की। और तीसरा सवाल, मैं इस तक कैसे पहुंच गया? इसका सीधा साधा जवाब है, सहाफ़ियों का क्या काम होता है? हम वहां तक पहुंच जाते हैं जहां तक हुकूमत भी नहीं पहुंच पाती। मसलन 2 मई 2011 को एबटाबाद में उसामा बिन लादेन के घर पर अमेरिकी हमले के अगले दिन मैं इसके घर में घुस गया। मैंने तमाम कमरे घूम फिर कर देखे, हत्ता कि उस बरामदा नुमा कमरे में भी गया जहाँ उसामा बिन लादेन छत के रस्से से लटक कर एक्सरसाइज किया करता था। मुझे उसकी सीडीज़ की कलेक्शन भी देखने का इत्तफाक हुआ। उन एंकर्स के नाम पढ़ने का मौका भी मिला जिनके वो रिकॉर्ड शो देखता था। उसामा बिन लादेन ने घर में सिक्योरिटी की वजह से नेट और केबल नहीं लगवाई थी। इसके लिए शोज़ और खबरें रिकॉर्ड होती थी, इनकी सीडी बनती थी। ये सीडीज़ इसके घर पहुंचती थी और उसामा बिन लादेन बादशाह अपनी सीडी प्लेयर पर इन्हें देखता था। मुझे उसामा बिन लादेन का अद्वियात का रैक भी देखने का मौका मिला। इसमें भारत के एक मुसलमान हकीम की मजून भी थी और मुझे इस डायरी को पढ़ने का इत्तफाक भी हुआ जिसमें उसने उस पटवारी का जिक्र किया था जिसने इसके साथियों से 50,000 रुपये रिश्वत लेकर ज़मीन ट्रांसफ़र की थी। इसके घर में बच्चों के खिलौने भी थी और 3 ज़बानों में बच्चों की किताबें भी। लिहाजा मैं तो उसामा के घर तक भी पहुंच गया था और जनरल बाजवा तक भी, बुशरा बीबी के निकाह नामे और हकमैर तक भी। और ये मेरा काम है। साफ़ी होते इस काम के लिए हम अगर नई स्टोरीज़ पर काम नहीं करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? हमारा इसके अलावा का क्या काम है? मैं डायरी की तरफ वापस आता हूँ। डायरी पढ़ने के बाद 3 आरा पैदा होती है। एक, इमरान खान मुकम्मल तौर पर बुशरा बीबी के ज़ेर असर है। इनके खाने पीने और दुआओं तक का फ़ैसला बीबी करती हैं। आम हालात में इसमें कोई मज़ायका नहीं होता। दुनिया के 90% खामदों के फ़ैसले इनकी बीवियाँ करती हैं। लेकिन जहाँ रियासत और सियासत के अमूर आ जाते हैं वहाँ मामला बदल जाता है। बुशरा बीबी अगर सियासतदान होती या इनका कोई इंतज़ामी तजर्बा होता तो भी ये चीज़ काबिल फ़हम थी, जबकि ये मुकम्मल तौर पर हाउस वाइफ है। लिहाजा ये रियासत और सियासत का फ़ैसला कैसे कर सकती हैं? दूसरा, वज़ीर आज़म के 99% इक़दाम ऑफिशियल सीक्रेट होते हैं। ये इन्हें खुफिया रखने के पाबंद होते हैं। खान अगर सरकारी राज अपनी एहलिया के साथ डिस्कस करता रहा तो ये एक नाकाबिल बर्दाश्त और खौफनाक था। तीसरा, रियासत एक प्रैक्टिकल चीज़ है। ये मौक्कलात जिन्नों और वज़ाइफ से नहीं चलाई जा सकती। सदक़ात, खैरात और वज़ाइफ की इस्लाम में बहुत अहमियत है। लेकिन अगर वज़ीर आज़म जनरल बाजवा या जनरल फैज़ हमीद से मुलाकात से पहले, सदर डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग से कब्र और चीन के सदर के सामने बैठने से पहले काला बकरा आमने सामने से गुजार कर इसका गोश्त चीलों और कौवों को खिलाएगा या अपने बेडरूम में हड्डियाँ और तावीज़ रखना शुरू कर देगा तो इसका क्या मतलब लिया जाएगा? दूसरा, अगर वज़ीर आज़म रियासती अमूर में मुवक्कलात से मशवरे शुरू कर दे या वो बेगम साहिबा के वजीफ़े और मराकबे के ख़ात्मे का इंतज़ार करने लगे तो फिर हम इसे क्या कहेंगे? मुझे अलीम खान ने बताया था, फेडरल सेक्रेटरीज़ का फ़ैसला भी बेगम साहिबा तस्वीरें देख कर किया करती हैं। इन्हें उम्मीदवारों की तस्वीरें भिजवाई जाती थी, वो तस्वीरों पर कुछ पढ़ कर फ़ैसला करती थी और वज़ीर आज़म इनके हुक्म के मुताबिक आर्डर जारी करा देते थे। उस्मान बुज़दार और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैर कुशीर का फ़ैसला भी बेगम साहिबा ने अपनी रूहानी ताकतों के ज़रिए किया था। ये फ़ैसला हो सकता है वज़ीर आज़म और बेगम साहिबा के लिए मुफीद साबित हुआ हो, लेकिन 12 करोड़ लोगों के सूबे और 25 करोड़ आवाम के मुल्क ने इसकी कितनी कीमत अदा की ये अब पूरी दुनिया जानती है। ये डायरी ये साबित करती है।
یہ ملک 3.5 سال عمران خان کے بجائے بشرا بی بی چلاتی رہی یا پھر ان کے موکلات۔ اس ڈائری کو دیکھنے کے بعد مجھے محسوس ہو رہا تھا ڈائری پولیس کی آمد کے بعد پھاڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن وقت کی کمی کے باعث اسے مکمل طور پر تلف نہیں کیا جا سکا۔ یہ 12 جولائی سے 1 جنوری تک الٹی سمت میں سلامت رہ گئی۔ 12 جولائی کے صفحے پر 1-2 جگہ ماموں اور نیوٹرل لکھا ہوا تھا۔ خان صاحب اور بشرا بی بی جنرل باجوہ کو کوڈ ورڈز میں ماموں کہا کرتے تھے، لہٰذا یہ جنرل باجوہ کے بارے میں ہدایات تھی۔ اسی صفحے پر 2 پن کوڈز لکھی ہوئی تھی، ساتھ ہی اوپر سے نیچے کی طرف اور کوڈز تھے یا پھر کسی لاک یا لاکر کے اکاؤنٹ کے پن کوڈز تھے۔ ساتھ ہی جلسے کی سرخی تھی اور اس کے نیچے لکھا تھا، گانے صرف اور صرف حب الوطنی کے چلیں گے، ہم دیکھیں گے ضرور ہوگا۔ فوراً 25 لاکھ کا حساب لیں اور خبردار سے تقریر شروع نہیں کرنی۔ پھر 6 جولائی کے صفحے پر لکھا تھا، اگر گورنر رائے لگائیں تو پورا صوبہ اور تمام شہر بند کرنے کی تیاری کی جائے، مکمل پہیہ جام ہونا چاہیے، کل سے اتنا پریشر بنا دینا ہے کہ عدالت کوئی نیگیٹو فیصلہ نہ کر سکے، ریلی چھوٹی نہیں ہونی چاہیے۔ اگلے صفحات پر درج تھا، تگڑے وکیلوں کا ساتھ ہونا چاہیے، وکیلوں کے بندوبست کا فارمولہ بھی لکھا تھا۔ سلمان اکرم راجہ کا ذکر بھی تھا۔ ریلی کے بارے میں کہا گیا تھا، یہ بڑی ہونی چاہیے، چھوٹی نہیں۔ 3 جولائی کے صفحے پر درج تھا، عدالت میں وکیلوں کو کیا کیا سوال اٹھانے چاہیے، خان صاحب کو مخالف وکیلوں کے سوالوں کا کیا جواب دینا چاہیے، انہیں ججوں سے بھی کیا سلوک کرنا چاہیے۔ ایک جگہ لکھا تھا، بندیال آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میاں نواز شریف سے متعلق ایک فقرہ لکھا تھا جس کا مفہوم تھا، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ہوتے ہوئے نواز شریف واپس نہیں آ سکے گا۔ چیف جسٹس کا نام جہاں بھی لکھا گیا صرف بندیال لکھا گیا، اور طرز تحریر خاصا فرینک تھا۔ 30 جون کے صفحے پر خان صاحب کے لیے دعائیں لکھی تھی، ان میں انقلاب کا ذکر بھی تھا اور ایک نیا نظام لانے کا عندیہ بھی۔ اگلے صفحات پر پیرے لنگ کی چھوٹی سی چٹ پھاڑ کر اس کی درجیں رکھی ہوئی تھی، یہ کوئی اہم پیغام تھا جسے بعد ازاں پھاڑ دیا گیا تھا مگر پھینکا نہیں گیا تھا۔ ایک صفحے پر لکھا تھا، کپڑوں کا سٹینڈ بوبی سے منگوانا ہے، جاوید افریدی کو جوسر مشین کا کہنا ہے۔ 8 اپریل کا صفحہ پھٹا ہوا تھا اور یہ بھی جلدی میں پھاڑا گیا تھا۔ ایک صفحے کے کونے پر 6 بار اللہ کا لفظ لکھا تھا، یہ غالباً تسبیح تھی۔ 17 جنوری کے صفحے پر سٹی بینک لاہور کا اکاؤنٹ، اس کا نمبر اور پن کوڈ درج تھا۔ 6 پاسپورٹس کے نمبرز اور ایکسپائری ڈیٹس بھی لکھی ہوئی تھی۔ پہلا پاسپورٹ 22 مارچ 2022 کو بنا تھا اور اس کی ایکسپائری ڈیٹ 21 مارچ 2027 تھی۔ 12 جنوری کے صفحے پر بینک الفلاح بلو ایریا اور الائیڈ بینکس کے اکاؤنٹس کا ذکر تھا، چیک بکس کا حوالہ بھی تھا۔ 3 جنوری کے صفحے پر 6 دعائیں لکھی ہوئی تھی۔